अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और नाजरीन, मौसम बहुत ही बेहतर हो चुका है। जो प्री मानसून का सिलसिला है, बारिशों का सिलसिला है, वो इस वक्त शुरू हो चुका है। लाहौर में जलथल है। अभी हम ऑफिस भी आए हैं तो जो मनाजिर हम देख रहे थे, जो सड़कें थी वो दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं। जितना सड़कों पर पानी इस वक्त मौजूद है तो एहतियात कीजिए और बिला ज़रूरत अपने घरों से मत निकलिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। नो डाउट कि मौसम बहुत बेहतर है, बहुत हसीन मौसम है। काम करने का तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा आज जिस तरह का मौसम है, लेकिन काम तो करना है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि जिस तरह से गर्मी पड़ी थी और हब्स हो गया था, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, तो ये कल परसों से जो एक मौसम का आगाज़ हुआ है, शदीद बेहतर मौसम हो चुका है। इस्लामाबाद से कराची तक गर्मी की शदीद लहर थी और इन दिनों में हब्स की भी जो ह्यूमिडिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। हब्स का मौसम भी शामिल हो गया। इससे इंसान ही क्या, जो चरिंद परिंद थे वो भी गर्मी से बचते हुए छाँव की तलाश में रहे। और शदीद गर्मी की वजह से हमने देखा कि लोड शेडिंग भी बढ़ गई थी, बिजली का बहरान शुरू हो गया था, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अब कुदरत हमेशा की तरह इंसानों पर मेहरबान होने वाली है, तो एक और मेहरबानी हम पर। आज से मुल्क भर में प्री मानसून का आज से 30 जून तक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मानसून सीज़न शुरू हो चुका है। और मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिशों की पेशगोई है। इतवार से जुमे तक पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कुरम, बनू, लकी मरवत, कोहाट, मियाँ वाली, जबकि 26 जून से 29 जून के दौरान बारखान, लोरालाई, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात, खजदार, यूब और पीर ता जुमेरात, मुल्तान है, भक्कर है, लिया है, कोटअद्दू है, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। और साथ ही साथ मूसलाधार बारिश से 26 और 27 जून को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर में भी शदीद गर्मी के बाद शाम से बारिश और तेज़ आंधी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, इसलिए एहतियात कीजिए। नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने से पहले भी मूसलाधार बारिश से 27 खान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो मौसम बहुत बेहतर हो चुका है। कल शाम से ही जो प्री मानसून है उसका आगाज़ हो गया है। और इस वक्त जब मैं भी ऑफिस आ रहा था तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम थी। छुट्टियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू होने वाला है। ईद कुर्बान बस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ईद कुर्बान है, जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। तो छुट्टियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है। और इन दिनों में जो लोग हैं वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, लेकिन जो खबरें हैं, इत्तलात हैं, वो यही हैं कि बारिशें वहाँ पर भी होंगी और लैंड स्लाइडिंग के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो हमें एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह का मौसम होता है तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी होते हैं। इसलिए जब इतनी ज़्यादा बारिश हो तो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है यकीनी तौर पर। तो बहुत ही बेहतर मौसम हो चुका है। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि हब्स था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। बिजली का एक बहरान था, वो खुलकर सामने आया। दिन में 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक भी जो लोड शेडिंग थी वो लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी थी, लेकिन अब मौसम बहुत बेहतर हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। नाअहली की सजा 5 साल बिल मंजूर, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार। आसिफ अली जरदारी की अचानक दुबई रवानगी, नून लीग की क़यादत से मुज़ाकरात मुतवक्के। पाकिस्तान ने IMF की सख्त शराइत भी मान ली, मुआहदे का इम्कान। और कचरा चुनकर फनपारे तख्लीक करने वाली डॉक्टर से भी आपकी आज इस शो में मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे से मुताल्लिक, जहां इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। सदर आरिफ अलवी कौमी एयरलाइन PIA से खुसूसी तैयारे पर जद्दा रवाना हुए हैं और उनके हमरा 52 रुकनी वक्त भी हज पर रवाना हुआ है। बहुत ही अहम हैपनिंग्स हुई हैं इन 2 छुट्टियों में। हमने देखा है कि जो सियासी मंजरनामा है बड़ी तेज़ी से
तब्दील होता हमें दिखाई दे रहा है। अब सदर साहब की गैर मौजूदगी में कौमी असम्बली और सेनेट में कुछ अहम बिल भी मंजूर किए जा रहे हैं। पहले कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया है और इस बिल की मंजूरी से ये कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को होगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन को होगा और इन दोनों के लिए इलेक्शन लड़ने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका है और इसके अलावा कौमी असम्बली ने इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया है। तो बहुत अहम हैपनिंग्स हैं। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या फिर तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन नया जो इलेक्शन शेड्यूल है या नई इलेक्शन की जो तारीख है वो भी उसका भी ऐलान कर सकेगा। यानी इसका सीधा साधा मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। उधर शहबाज शरीफ पेरिस से लंदन पहुंचे हैं, 2.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई उनकी नवाज शरीफ के साथ और अब लंदन से वो दुबई पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से मरीम नवाज भी दुबई पहुंची हैं, जहां नवाज शरीफ पहले ही मौजूद हैं। उनकी दुबई में शाही मुलाकातों के अलावा ताजरों से भी मुलाकात शेड्यूल है। यहीं से नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने सऊदी अरब भी पहुँचना है हज की अदायगी के लिए। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो हमें काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही हैं, जिस पर 12 बात हो रही थी कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, कब सियासत में दोबारा से एक्टिव होंगे। तो शायद अब वो वक्त आ चुका है और अब देखना ही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अहम तरीन जो सियासी क़यादत है वो सऊदी अरब और अमारात में मौजूद है। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट भी हैं जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं, जिनका ताल्लुक मईशत से भी हो सकता है। नवाज शरीफ को दुबई में खुसूसी प्रोटोकॉल मिला हुआ है। कल नवाज शरीफ की रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी हुई हैं। कल शाम को आसिफ अली जरदारी भी खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई पहुंच रहे हैं। उनका कहा जा रहा है नवाज शरीफ से मुलाकात भी उनकी मुतवक्के है। तो दूसरी जानिब आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत होने जा रही है और इससे पहले फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मुल्क की सलामती के जो बराह रास्त मामलात हैं वो आर्मी के तहत आते हैं और अगर कोई कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करे तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ौज ट्रायल नहीं कर सकती। इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही बात की थी। अब आज अदालत में क्या होगा इसका सबकी जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है। बहरहाल जिन लोगों को ये न्यूज़ का वेट वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ कब एक्टिव होंगे, कब पाकिस्तान आएंगे और कब रास्ते उनके लिए हमवार होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते उनके लिए हमवार होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि उनकी अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आसिफ अली जरदारी भी दुबई में मौजूद हैं और अब इन दोनों की अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। मरीम नवाज भी दुबई में मौजूद हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे लंदन। उन्होंने वहां पर नवाज शरीफ से बड़ी अहम 2.5 घंटे तवील ये मुलाकात की। कुछ दिन पहले शाहिद खान अब्बासी भी लंदन में मौजूद थे। तो जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले आसिफ अली जरदारी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे थे जनूबी पंजाब में, लेकिन जैसे ही इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ तनाव की कैफियत हुई, जिसका इजहार हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में भी किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक पीपल्स पार्टी की कुछ डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाएंगी तो फिर जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से आगे नहीं चल सकेंगे। उन्होंने ये एक अवामी प्लेटफॉर्म पर ये बात की, जिसके बाद हमने देखा कि 25 अरब के जो फ़ंड हैं वो फ़ौरन रिलीज़ किए गए सिंध के लिए, जो सैलाब मुतासरीन के लिए मांगे गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। और अब अहम मुलाकात भी शेड्यूल है आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ के साथ और इसमें जो फ्यूचर की हिकमत अमली है उसका फ़ैसला किया जाएगा, वो तय की जाएगी। और सदर साहब हज पर गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में यह अहम बिल भी मंजूर हो रहे हैं। इनमें से जो सबसे अहम बिल है वो नाअहली की मुद्दत के हवाले से, और ये बात अब काफ़ी हद तक वाज़े हो चुकी है कि जो फैसिलिटेट किया जा रहा है इस बिल के थ्रू उसके 2 ही बेनिफिशरीज़ हैं जो कि नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन हैं। तो नवाज शरीफ पर ताहयात जो नाअहली की तलवार है इस बिल के बाद अब वो भी हट चुकी है और कितनी अहम मूव है ये पाकिस्तानी सियासत के लिए, इस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे और आपसे उनका जो एनालिसिस है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो नवाज शरीफ की दुबई में रॉयल मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़ी अहम मुलाकातें इन्हें कहा जा रहा है और मईशत के हवाले से जो प्लानिंग है उस पर फोकस किया जा रहा है। जितने मुश्किल मुआशी हालात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है पिछले 1 साल में, तो प्लानिंग यही की जा रही है कि IMF तो किसी तरह से भी राज़ी नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा प्लान भी बनाया जाए कि जिसके थ्रू पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर किया जाए, जिसमें बहुत से आम स्टेप्स भी लिए गए। बार्टर ट्रेड शुरू किया गया है कुछ ऐसे ममालिक के साथ जिनके बॉर्डर्स
पाकिस्तान के साथ लगते हैं, फिर जो रशिया से तेल आया है उसकी पेमेंट चाइनीज़ करेंसी में की गई है। तो कोशिश तो ये की जा रही है कि जो डॉलर की मोनोपोली है उसको भी किसी तरह से कम किया जाए, किसी तरह से IMF को मनाया जाए, अमेरिका को राज़ी किया जाए कि वो IMF को इतना प्रेशराइज तो करे कि पाकिस्तान पर पहले ही सैलाबी सूरत हाल है, प्री मानसून जो सीज़न है वो भी वक्त से पहले शुरू हो गया है, तो जो कुदरती आफात हैं उसका सबसे ज़्यादा असर है वो इस वक्त पाकिस्तान पर पड़ा है। और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरी है बैरूनी इमदाद की, क्योंकि पिछले साल जो फ्लड आया था उसके जो नताइज सामने आए उसके हवाले से जितने पैसे पाकिस्तान को दरकार हैं वो पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिल सके। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कंप्रेस होती जा रही है। बहुत से हलकों की जानिब से बात की जाती है और की जा रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान नहीं किया जा रहा, क्योंकि $3.5 अरब के सिर्फ पाकिस्तान के पास रिजर्व मौजूद हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके साथ पाकिस्तान को अभी भी डील करना है। तो पाकिस्तान पर मुश्किल हालात हैं और जो सियासी क़यादत है इस वक्त सर जोड़े बैठी है कि किसी तरह से पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाया जाए, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल किए जाएं। उसमें नंबर 1 जो हमें लगता है, जो बहुत से हमारे पास मुआशी माहिरीन भी आए हैं, उनका भी यही कहना था कि सबसे पहले तो हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जो ऐसे इदारे हैं जो लॉस में चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री मालिकान हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। जो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है, एनर्जी क्राइसिस को पूरा किया जाए और बिजली बनाने के जो मज़ीद सोर्सेज हैं उनको पैदा किया जाए ताकि पाकिस्तान दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत जब थी तो उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनके दौरे हुकूमत में ये तमाम मुश्किलात पाकिस्तान पर पड़ी हैं, उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है जहां पर पाकिस्तानी मईशत बिल्कुल दबकर रहेगी और पाकिस्तान को मिलाया जाता है, पाकिस्तान को कोट किया जाता है श्रीलंका के हालात जैसा, कि जैसे हालात श्रीलंका में एक टाइम पर बन गए थे, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, आज पाकिस्तान में भी वही हालात हैं। तो इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, अहम मुलाकातें हो रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब दुबई में मौजूद हैं, मरीम नवाज़ भी इस वक्त दुबई पहुंच चुकी हैं, आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इनकी अहम मुलाकात भी होगी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट रसूल बख्श रईस ने हमें ज्वाइन किया। रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर साहब हज पर गए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में हम देख रहे हैं कि कुछ अहम बिल पास किए जा रहे हैं। उनमें सबसे जो अहम बिल है वो नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर देना है और ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इसका डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो नवाज शरीफ को होगा, जहांगीर तरीन को होगा। कितनी अहम मूव देख रहे हैं आपके पाकिस्तानी सियासत के लिए? देखिए, यहाँ सदर का होना या ना होना तो कोई मानी नहीं रखता कि अगर पार्लियामान कोई कानून पास करती है तो सदर वापस रिव्यू के लिए तो भेज सकता है, लेकिन रद्द नहीं कर सकता। कि अगर दोबारा भी पार्लियामान उसे पास कर दे तो या कुछ दिन के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ मुल्क में कानून साजी हो रही है वो लगता तो यही है कि सिर्फ 2 खानदानों के लिए हो रही है और उनके सियासी गुमाश्तों के लिए हो रही है। तो कोई ये चंबे की बात नहीं, कोई अचानक ये बात नहीं हुई। जिस तरीके से सैकड़ों अरबों रुपयों के करप्शन के केसेस जिस तरह वापस लिए जा रहे हैं और वो इंडाइट नहीं हुए, तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि पिछले 1 साल से मुल्क में क्या हो रहा है। तो जाहिर है कि ये कानून अगर बन गया है, चैलेंज तो होगा, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा कि क्या वो 5 साल के लिए हो सकती है और लाइफ के लिए है। काफ़ी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी मेरा ख्याल में कि कोई पेचीदगी है कि क्या किसी को किसी भी जुर्म के लिए सारी ताहियात उसको आप नाअहल करार देते हैं या ये नाअहली कुछ अर्सा के लिए होती है। तो मुल्क का जो जिस किस्म का निज़ाम चल रहा है उसमें ये सब चलता है और ये साफ धुल के साफ होके आपके सामने आ चुके हैं, ये नहीं है कि आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ठीक है, हुकूमत है। ठीक है रसूल बख्श साहब, अभी तो हम देख रहे हैं कि इस बिल का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ही है मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में। और जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, अगर ये ना बनती तो डायरेक्टली जो
फ़ायदा इसका होना था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना था, और इसके बाद हम देख रहे हैं कुछ खुफिया कुव्वतें हैं जो कि नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है पंजाब में। तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया। आसिफ अली जरदारी, इसी तमाम मामलात को लेकर कुछ तनाव भी है इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। देखिए, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तवक्को रख रही थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी सजा भी ख़त्म होगी और नाअहली भी ख़त्म होगी, वो उसके लिए तैयार थे। ज़ाहिर है कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के ख़ात्मे के बाद हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़ी मकबूल तरीन पार्टी को जब ख़त्म किया है तो बेशुमार ऐसे इलेक्टेबल हैं जो नई पनाहगाहें तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी गए हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ तो वो रुझान नहीं रहा। तो देखना यह है कि अभी जिस तरह से जब इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आता है, तहरीक इंसाफ के क्या कैंडिडेट्स आते हैं, अभी बहुत कुछ है कि नुकसान तो तहरीक इंसाफ का हुआ है एक, और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुआ है मुल्क के अंदर। साफ बात तो ये है कि जो भी इंतखाबात होंगे, अगर -1 का जो फार्मूला काफ़ी अरसे से जिस पर ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब काम कर रहे थे, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं और किसी की मदद से कामयाब हुए हैं, कोई अवाम में जाके तो कामयाब नहीं हुए। तो ज़ाहिर है कि जो भी इंतखाबात होंगे, जो भी उसके नतायज निकलेंगे, उनको उन पर एतमाद नहीं होगा, एतबार नहीं होगा और ये बहरान जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के पास भी काफ़ी इलेक्टेबल पंजाब में आए हैं। मैदान तो खूब सजेगा, लेकिन मालूम नहीं कि क्या किसी की अक्सरियत वाज़े आती है या फिर पंजाब में भी और मरकज़ में भी मखलूत हुकूमतें बनेंगी। जो भी बनेंगी कमज़ोर हुकूमतें होंगी और उनको एक बहुत बड़ी तारीख का सामना भी होगा। ठीक है रसूल बख्श साहब, एक बड़ी कंटिन्यूटी है, बड़ी अजीब किस्म की हमारे तमाम सियासतदानों की, मोस्टली जो हैं कि वो ईद पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, ईद मनाने के लिए बैरून ममालिक का रुख कर लेते हैं। अवाम को बड़ा एतराज़ है इस चीज़ पर कि ईद अवाम के साथ नहीं मनाते, अपनों में नहीं मनाते। देखिए, पाकिस्तान में उनका क्या है, पाकिस्तान में उनके लिए ये चरागाह है और चरने के लिए आ जाते हैं और वो ऐसी, ये हमारी कोई मैं तशबीह नहीं देना चाहता कि यहाँ पे ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये बेशुमार जहाँ पे ममालिक हैं जहाँ पे करप्शन मुनज़्ज़म तरीके से है, तो यहाँ से लूट मार करके वो इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। या अंग्रेज़ों के अखबार आप देख लें, दुनिया के अखबार देख लें कि इनके बारे में क्या लिखा जाता है। तो ये यहाँ रहें, कहीं भी रहें, यहाँ पे अवाम को या आपको या मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है वो कहाँ पे रहते हैं। अवाम के साथ सिर्फ उस वक्त जाते हैं जब वोट लेना हो, और वोट लेने के लिए भी उनके पास ज़राए अब हो चुके हैं और ज़रा उनके हाथ में दिए गए हैं। इंतज़ामिया जब हाथ में हो, पुलिस उनके हाथ में हो, पैसा उनके हाथ में हो और फिर पुष्टपनाही हो, शाबाश हो, तक्की हो, ये सब चीज़ें हों तो फिर ये इंतखाबात अवाम की मदद के बगैर भी लड़े जाते हैं और उनमें कामयाबी भी होती है जी। तो ये ज़ाहिर है कि सारे लोग तो बाहर नहीं गए, ये चंद लोग ही गए हैं, लेकिन अक्सर लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं। ठीक है रसूल साहब, नवाज शरीफ की दुबई में रॉयल मुलाकातें भी हो रही हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी से भी मिले हैं और सऊदी अरब में भी अहम मुलाकातें उनकी होने वाली हैं। तो उम्मीद लग रही है आपको कि यहाँ से नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापसी का सफ़र है वो शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, इसलिए कि अक्टूबर से आगे तो इंतखाबात के लिए ये नहीं जा सकते, 2-3 महीने तो उनको इंतखाबात के लिए चाहिए। लेकिन ये कैसे इंतखाबात होंगे कि जिसमें इमरान खान ना हो, जिसमें तहरीक इंसाफ ना हो, जिसमें नारे ना हो, जिसमें गाने ना हो, जिसमें कि लोग हकीकी मानू में ना हो, तो वो उनको ला रहे हैं। उसके लिए ये सारी फ़ज़ा साजगार बनाई जा रही है कि जब वो आए तो बहुत बड़ा इस्तकबाल हो, ऐसा लगे कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आ चुका है। देखिए, हम देखेंगे, हम तो इंतज़ार में है कि वो किस अंदाज में लाए जाते हैं, किस तरह से इक़्तिदार में क्या वो बिठाए जाते हैं 4वीं-5वीं बार, या फिर ये है कि उनको और मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फैसले कहीं और होते हैं और अभी हमें मालूम नहीं कि वहाँ फैसले क्या हो रहे हैं।
ठीक है रसूल साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस में आम सिफारती मुलाकातें की, पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे तरीके से पेश किया। आप शहबाज शरीफ की सिफारतकारी में ये जो बेतकल्लुफ़ाना अंदाज एक उनका है, उनकी सलाहियतों के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये जो प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ बातें होती हैं। ये इनको कुछ के इल्म नहीं, कुछ समझ नहीं। कुछ दुनिया को लगता है कि इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान किसी और तरफ रहा है कि कुछ सीखा नहीं है कि दुनिया एक दूसरे के साथ जो लीडर्स होते हैं किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से बात करते हैं। जब वो दुआन से मिले तो आप वो वीडियो आप ज़रा देख लें कि हमारा तो शर शर्म से झुक किया। ये हर जगह दौरे के ऊपर निकल पड़ते हैं, उसके नतीजे क्या निकले हैं। अभी तक तो आपको 1.5 साल होने वाला है इनको इक़्तिदार में आने में आते हुए, ठीक है, कि IMF के साथ डील तक नहीं कर सके और इंतहाई अहम थी। जो बातें वो कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ इनके इंतखाबात के लिए सही नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए तो ज़रूरी है कि आप जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, आप जो पैसा इधर उधर खाम खा के प्रोग्रामों में लगा रहे हैं, आप लाखों में आप लैपटॉप दे रहे हैं और कहेंगे जी लैपटॉप हम दे रहे हैं। ये रिश्वत ही है ना नौजवानों को, और उस रिश्वत में भी नौजवानों ने नहीं आना। ये मुल्क की वसाइल को तबाह कर रहे हैं। तो ये सफारतकारी होती है मुल्क में सरमायाकारी पैदा करने के लिए, टूरिज़्म यहाँ पे लाने के लिए, पाकिस्तान की अशिया को बाहर फ़रोख्त करने के लिए। तो आप देख लें कि पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है। हमारी बरामदात बढ़ी है, यहाँ पे सरमायाकार जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान के पैसे में कोई बेहतरी आई है। ये तमाम चीज़ें देखें, हम आपको शुमारियात को रखें अपने सामने, हक़ाइक़ को रखें, क्या मिला है, क्या किया है। कि एक वज़ीर साहब के 50 दौरे हैं, 50 दौरों में पाकिस्तान को क्या मिला है। कि जहाँ कुछ करना चाहिए, जहाँ करने की ज़रूरत है, वो तो करने के काबिल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा, इन दौरों से कुछ नहीं होगा। ये आपका पैसा ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सानिया, 9 मई के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ हमने देखा कि 2 सीनियर वकला जो फिर अचानक ही मुतहर्रिक हुए, ताल्लुक उनका पीपल्स पार्टी से है। कहा यह जा रहा है कि असल में चेयरमैन PTI को मुतवक्किल ट्रायल से बचाने की कोशिश है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को एक भी को वकील उनकी अपनी पार्टी में से नहीं मिल सका। बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। देखिए, एक तो इमरान खान का नाम लेना ही गुनाह हो गया है। मैं तो ले लूँगा कि अब मीडिया में भी आप लोग चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ कहते हैं, जो भी अखबार हम देखते हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, हुकूमत कहती है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, नैब कहती है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ। कि आप नाम भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान है, और जो 9 मई को हुआ, इससे बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। उन दहशतगर्दों के बारे में क्या ख्याल है कि जहाँ कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को सैकड़ों की तादाद में हलाक किया गया, वो कोई कम सानिया था, वो कोई इंसान नहीं थे। आप इसके अलावा जो आपके 75,000 के करीब आपके शहरी, पाकिस्तानी शहरी, जिसमें कि सलामती के इदारों के लोग भी शामिल हैं, वो उससे कम है। जो हुआ ना, मेरे ख्याल में किसी के घर के अंदर, ये तो कोर कमांडर का घर था, बिल्कुल दाखिल नहीं होना चाहिए था। ये एक सैंक्टिटी होती है, घर की वायलेशन होती है, और जो हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए आप एक पार्टी को ख़त्म करेंगे। जो उसके वाकई जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसको बहाना बना के उसको आप जिस तरीके से। लेकिन रसूल बख्श साहब, बहुत से ऐसे सबूत भी अभी सामने आ रहे हैं, कुछ ऑडियो कॉल्स भी सामने आ रही हैं, जो जियो फेंसिंग की गई है। तो यही बताया जा रहा है कि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो इस तमाम तर अमल में मौजूद थी, शरीक थी, जिसके बाद ये कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। फिर बिल्कुल अगर है, बिल्कुल है, उनको आप जो कानून आपका है उसके मुताबिक उनको सज़ा दें, लेकिन सज़ा जो उनके मुताबिक ही होती है। आप पार्टी को तो ख़त्म नहीं कर सकते। आप लोगों को इस तरीके से, जिस तरीके से आप तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को जेल में रखा हुआ है, ये तो आप नहीं कर सकते। किस कानून के तहत आप लोगों को आप पकड़ कर रहे हैं? आप देख लें कि आज जितना ख़वातीन जेल में है,
पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी मार्शल लॉ में भी रही है? ये तो सवाल ज़रा उठाया ना ज़रा। ठीक है रसूल बख्श साहब, लेकिन मैं सवाल का जवाब चाहूँगा कि जो दो वकला के हवाले से मैंने आपसे स्पेसिफिकली सवाल किया है कि पीटीआई के चेयरमैन को कोई वकील अपनी जमात से नहीं मिला, बहुत से ऐसे उनके लोग थे, बहुत से ऐसे उनके दोस्त थे जब उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में भी कोई ज़रूर से जवाब होगा, लेकिन मेरा जवाब बड़ा सादा सा है जी। और वो ये है कि दबाव है लोगों के ऊपर, जो उनके करीब होना चाहते हैं, जो उनकी बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर दबाव है और प्रेशर है, ठीक है, धमकी है, और इसीलिए लोग उनके साथ नहीं आ रहे। 9/11 को सब कंडम करते हैं, गलत बात है। हम ये कहते हैं कि जिन्होंने ये कमिट किया है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रसूल बख्श साहब बड़ा एंजॉय करते रहे यही तमाम लोग अपनी वजारतों को भी, उस टाइम पे जब वजारतों को एंजॉय करते रहे हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते रहे हैं, तो फिर थोड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त करते। ये बिल्कुल मेरा ख्याल ये है, ये नहीं है कि ये उसके लिए बर्दाश्त करना जरूरी होती है, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। लेकिन यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग तरीके इंसाफ को छोड़ के गए हैं, वो आपके जो सियासी कल्चर है आपके एलीट का, उसका आपको पता चलता है कि अगर किसी की कश्ती डुबाई जा रही है या डूब रही है तो कैसे उसको छोड़ के किसी और तरफ को भाग जाते हैं, 2 दिन भी इंतजार नहीं करते। मैं तो हैरान हुआ एक फवाद चौधरी साहब पे, और ये कोई चौहान साहब हुआ करते थे आपके वजीर इत्तलात, पता नहीं कितनी दफा वजारत रहे हैं। सबसे ज्यादा असद उमर को आप देखिए, फिरदौस अशकुमा। बाकी जो आपने बात कही है, ये वो लोग हैं जो उनके साथ हैं। कुछ तो लिहाज रखना चाहिए, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी पार्टी के साथ रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग तो प्रेशर की वजह से छोड़े हैं, कुछ वैसे ही कि उनको बता दिया गया था कि इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए आपको ये छोड़ देना चाहिए। और इसी तरीके से दबाव है वकला पे कि जी कि नहीं आपको कोई उनकी वकालत नहीं करनी है। लेकिन देखें ये सारा कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है तो सारी दुनिया देख रही है। रसूल बख्श साहब, ये आप समझते हैं पीटीआई चेयरमैन का गलत फैसला था? जिन लोगों को उन्होंने अपने गिर्द जमा कर रखा था, फिर वो जो आम वर्कर हैं उनको सामने लाते, फिर इलेक्टेबल्स जिस तरह से फवाद चौधरी हैं, तीसरी चौथी पार्टी उनकी ये थी, तो फिर इस तरह के लोग तो फिर वक्त आने पर छोड़ ही जाते हैं। बिल्कुल, हमारा ख्याल यही था। हमने कई बार कहा भी सही, लिखा भी सही। हम किसी से मिलते तो नहीं है जाके, और हमने आपके मशवरे तो नहीं देते, लेकिन अपने कानून में लिखा कि तहरीक इंसाफ को अभी कुछ वक्त और चाहिए था इमरान खान साहब को कि अवाम में मज़ीद अपनी जड़ें बनाते। और जिस अंदाज से उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाई थी और जिन्होंने बनवा के दी थी, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे यही निकलने थे जो उनके सामने है, जो हमारे सामने है। वर्कर्स को अगर देते तो हो सकता है उनका ख्याल यही था कि वो इक़्तिदार में शायद इतने जल्दी ना आ सकें। तो ऐसे इक़्तिदार में आने की बजाय इसमें कि ऐसा हो जो हुआ है, बेहतर यही है कि बंदा इक़्तिदार में ना ही है। अवाम के पास जाना इंतहाई ज़रूरी था। ये नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको हुकूमत बनानी ही नहीं चाहिए, तो उनको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली की जानिब से जो बिल पेश किया गया है नाअहली की मुद्दत को ख़त्म करने के लिए, जिसको 5 साल किया जा रहा है। और अब इस हवाले से हमारे साथ माहिर कानून मौजूद होंगे आरिफ चौधरी साहब। उनसे हम मज़ीद डिटेल में भी जानेंगे कि इस पर उनकी जो कानूनी राय है वो क्या है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कौमी असम्बली ने जो बिल है नाअहली की मुद्दत अब 5 साल कर दी है, ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। इसका फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को हो सकता है और उन्हीं को ये फ़ायदा होगा। कौमी असम्बली की इस कानून साजी पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये कानून साजी सारी की सारी पर्सन स्पेसिफिक हो रही है, मखसूस मफादात की को सामने रख के कानून साजी हो रही है। और
ये कानून साजी आइन में तरमीम के अलावा हो नहीं सकती। और प्रॉब्लम यही था जिस वजह से ये अदालत में भी गए, और चूंकि अदालत का फैसला, एक नई अदालत के फैसले जो है वो कानून का दर्जा रखते हैं, और वो कानून बन चुका है कि एक तरह की नाअहली जो है वो 5 साल की है, और दूसरी तरह की नाअहली जो है वो लाइफ टाइम है। तो जो लाइफ टाइम नाअहली है उसकी जद में, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आपने कलअदम करार देना है और आइन को आपने बदलना है, तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। यहाँ ये हो रहा है कि मुसलसल आर्टिकल 184(3) के साथ खेला जा रहा है, आइन के को तोड़ा जा रहा है। आर्टिकल 184(3) में ना तो अपील प्रोवाइडेड है और ना रिव्यू का ये स्कोप है जो इन्होंने ये कर दिया है। यहाँ बिल्कुल उन्होंने, चूंकि उन्हें सब कुछ हजम हो रहा है और उनके साथ वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो मुकम्मल तौर पर तावन कर रही है, इस वजह से हर तरह की कानून साजी, जिसे कानून साजी कहा ही नहीं जा सकता, वो किए जा रहे हैं। और मुसलसल इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है जिस तरह आपने ये सुना। यानी 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसका नोटिस ना अगर दिया गया, और क्योंकि बल्कि दिया ही नहीं जा रहा, ना लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि कानून आइन नाम की चीज खत्म हो चुकी है और जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रही। उन्होंने सबसे पहले तो वजीर दाखिला ने कहा कि जनाब इस फैसले का, यानी फैसले को, वो जो मुतवक्को फैसला जो है उसके बारे में वो जो कौमी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, हम इसका असर वही होगा जो पहले 14 मई वाले फैसले का हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि 1000 लोगों को अगर फांसी दे दी जाए या उन्हें कत्ल, यानी मतलब गोली मार दी जाए, तो उससे सारा मसला हल हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वजीर दाखिला आपका जो हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान है, जो लोगों के दिफा का, अवाम के दिफा का पाबंद है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए लोगों को जानो माल को महफूज करे, वो शख्स ये कह रहा है कि आइन और कानून से बालातर रहकर आप लोगों को कत्ल कर दे, लोगों को फांसी लगा दे। तो बात यह है कि अगर तो ये सिलसिला चलना है तो इसमें फिर देखें, आइन नाम की तो चीज जब खत्म हो जाती है तो आपका क्या ख्याल है कि इसके साथ थोड़े से होते हैं? ये कोई ऐसे मजाक की बात है कि जी आइन ना रहे तो रियासतें नहीं रहती, और रियासत का जो आइन को संभालने, आइन की का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो जिम्मेदारी है उन तमाम तबकात की जिन्हें हम स्टेक होल्डर कहते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट की है, उसके बाद अदलिया की जिम्मेदारी है, फिर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, फिर अवाम की जिम्मेदारी है। जब ये पहले 3 इदारे जो है वो आरिफ साहब, आप ये समझते हैं, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं जो बिल पास किया जा रहा है जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई है, तो आप कह रहे हैं अदलिया की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तब भी और अब भी यही बातें हो रही हैं कि वो भी एक गलत फैसला था, अदलिया ने भी अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभाई, वो भी फैसला एक प्रेशर का नतीजा था। नहीं, मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि अगर कोई फैसला प्रेशर का नतीजा है तो वो फैसला तो फैसला है। उस फैसले को तो आपने आइन के मुताबिक आज ये तो नहीं कर सकते कि ये चूंकि प्रेशर का नतीजा था इसलिए जनाब इसे गैर आईनी तरीके से खत्म कर दिया जाए। जो भी फैसले अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला जिसे खुद उन्होंने कहा, जजेस ने कहा कि जी हमने प्रेशर के तहत किया, तो वो फैसला तो फैसला हो चुका था। बात यह है कि आपने, यही वजह होती है कि रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ इसी चीज का नाम है कि आपने कभी भी कोई जज्बाती कैफियत आपको आइन से इनहराफ करने पर ना मजबूर कर सके और ना आइन से आप किसी सूरत में इनहराफ करें। तो आप अगर देखें, वो उसको ये कहकर, अब ये फैसला तो किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है, और पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी ने करना है। पार्लियामेंट वजूद में नहीं है। आप मुसलसल, यानी इस तरह की कानून साजी, जिस कभी आप रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, कभी आप जनाब यानी बगैर किसी बहस के, ये आइन का कानून में तरीकेकार तो ये रखा गया है कि जब कानून आपने बनाना है तो उसको बिल को अपलोड करते हैं और वो बिल पूरी कौम तक पहुंचता है, लोगों की राय दी जाती है, फिर पार्लियामेंट के अंदर कमेटियां बनती हैं, वो कमेटियां अपनी राय देती हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है। अब सारी चीजों को नजरअंदाज करके, चूंकि
एक तरफा राज चल रहा है, आपने लोगों को बेबस कर दिया है, उनकी आवाज बंद कर दी है। आप देखें मोदी के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ में ये कहा गया था जी कि 75 साल में ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। वाकई इसको दोनों अतराफ से देखा जा सके। 75 साल में लोगों की आजादियां इस तरह सरब नहीं की गई थी, आइन को इस तरह पाबंदे सरासत नहीं किया गया था, जिस तरह लोगों के घरों में रात 3:30 बजे जाकर और किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। ठीक है आरिफ साहब, इस वक्त भी एक बहुत अहम मुकदमा है जो एक अहम समाअत हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी। सिविलियन के मुकदमात का फौजी अदालतों में ट्रायल पर फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि कई कौमी सलामती के ऐसे मामलात हैं कि अगर कौमी सलामती के खिलाफ जाया जाए तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी कुछ फौजी फैसले जो हैं वो हमारे फौजी अदालतों के वो हमारे सामने आए थे, तो क्या अब उसको भी रिव्यू किया जाएगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो माजी में हुआ था वो बाकायदा आइन में अमेंडमेंट हुई थी और 2014 का वो जब APC का वाकया हुआ था जी, उसको सामने रखते हुए आइन में तरमीम हुई थी और फिर उसमें एक सनसेट क्लॉज थी कि ये 2 साल के बाद तरमीम वापस हो जाएगी और उसको फिर एक्सटेंड किया गया। अब वो एक्सटेंशन जो थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो अब तो आपने नए सिरे से ये सारा कुछ करना है, क्योंकि वो जो ट्रायल हुए थे उस वक्त पूरी कौम ने इत्तेफाक किया था कि वाकई वो यानी पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमला था, दहशतगर्दों का। आज भी आप ट्रायल करें, हमें कोई इतराज नहीं, किसी को इतराज नहीं होगा। बात यह है कि सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर लोगों का एहतजाज जिसके बारे में 2 आ रहा है। एक राय ये है कि बाकायदा एक ऐसी हुकूमत जिसका मफाद इसमें था कि वो PTI को खत्म करवाए और उनके खिलाफ तशद्दुद रियासत की तरफ से करवाए और उसके लिए कोई ऐसी सूरत पैदा की जाए कि उनके किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन ही ना रही जाए। ये खुदा न खास्ता ऐसी है जैसे कह दिया जाए फलां शख्स ने मस्जिद पे हमला कर दिया तो आप तो उसे तो हम माफ नहीं करते। भाई सबसे पहले उसका फंडामेंटल राइट है कि ये तय तो करो कि क्या उसने हमला किया है या हमला नहीं किया है, और हमला करवाने वाले अगर कोई और हैं तो उसकी तहकीक। ये छोटी सी बात तो नहीं है लोगों की जिंदगी से खेलना, लोगों को जिंदगी से महरूम कर देना इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर। तो रियासत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब आप आइन की पासदारी करते हुए पूरा मौका दें जिसके खिलाफ इल्जाम है उसको साबित करने दें कि जनाब वो बेगुनाह है। इस वक्त जब आप ये तय कर लेते हैं कि वो गुनाहगार है, फिर आपने यानी एक इन्वेस्टिगेशन में आप उनका इन्वेस्टिगेशन से भी पहले आप बाकायदा कमीशन बनाकर उसका फैसला करें। फैसले के बाद जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको ट्रायल, दहशतगर्दी की अदालतें किस लिए है? अगर वाकई ये दहशतगर्दी है यानी किसी शख्स का जाके वहां घुस जाना, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी से भी हटके आप उन्हें कोई मौका, यानी आप ये आर्मी एक्ट जो है वो तो उसमें तो आज तक ये बात मौजूद है कि अगर सिविलियन का और उनका इल्हाक होगा आर्मी के लोगों का तो फिर उसको ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन अगर सीधा सीधा आपने सिविलियन को कह रहा है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आइंदा माली साल 2023-24 का वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है और कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी भी दे दी है। वफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए है। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा और हुकूमत की जानिब से भी बहुत सी तरमीम भी की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के बारे में जो गहरे बादल छाए हुए थे, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अहम मुलाकात हुई है, उनकी कोशिशें हैं, इसहाक डार की कोशिशें हैं, इन लोगों का अमल दखल है, और आप ये समझते हैं हमारी शराइत मानने की वजह से मुआहदा होने का भी इम्कान पैदा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ये अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम जल्दी, ये जो असल में ये मुआहदा नहीं है, ये इसका रिव्यू था 9th, और ये इसको कंप्लीट करना ज़रूरी था, और 30 जून को वैसे भी ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट हुए बगैर हमें वो जो लास्ट ट्रांच है IMF की वो नहीं मिलती, और उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते थे। तो ये अब इम्कानात हैं कि ये जल्दी आज या कल में
ये मुआहिदा तय आ जाएगा। उनके बोर्ड मीटिंग का भी सिर्फ इंतज़ार है, लेकिन इसके पीछे जो बुनियादी महरक़ात है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये बजट पेश किया गया था उस वक्त भी सबने कहा कि बजट वो बजट नहीं है जो बजट इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का तकाजा है जी। ये बजट लगता है कि एक हुकूमत ने अपने आखिरी वक्त में अपनी फेस सेविंग के लिए बनाया था, और हमें उस वक्त भी अंदाज़ा था कि ये जल्दी रिवर्स होंगे। और IMF की जो रिलक्टेंस थी वो भी यही, उसकी वजह भी यही थी कि बहुत सारे मेजर्स बजट में नहीं दिखाए गए थे जो वो जिसका वो तकाजा कर रहे थे। और अब जो इन्होंने टाइटनिंग की है जो फिस्कल मेजर्स की, उससे अंदाज़ा होता है कि IMF की शराइत पूरी नहीं की गई थी इससे पहले, जो अब की गई हैं बिल्कुल आखिरी वक्त में। और आपके सामने है 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं, कोई 85 बिलियन की जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसमें कट लगा है, और पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए पर लीटर इजाफा हुआ है। ये इससे लगता ये है कि अब असल में हमने वो मेजर्स लिए हैं जो पहले तकाजा किया था IMF चाह रहा था जी। ठीक है, तो इस ख्याल है कि ये फैसले हमें कर लेने चाहिए थे पहले। ये पॉलिटिकल फैसले नहीं होते, ये यकीनन फिस्कल डिसीजंस होते हैं जिसको इस तरह से किया जाना चाहिए, जो गलती थी हमारी हुकूमत की। ठीक है, तो अब अभी इरफान साहब अगर IMF मुआहिदा हो जाता है तो फिर क्या असरात मुरतब होंगे? बैरूनी सरमायाकारी है जैसे और बैरूनी फाइनेंसिंग में उसमें जो हाल मुश्किलात हैं वो कम हो सकेंगी? जी जी बिल्कुल। IMF खुद तो बहुत बड़ा लोन नहीं देता, ये तो वैसे भी लोन एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, लेकिन IMF की वजह से बहुत सारे ममालिक या जो लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक कंफर्ट मिलता है, और वो ये कहते हैं, जैसे सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि पहले आप IMF मुआहिदा पूरा करें तो हम आपके साथ मुआहिदा करेंगे। तो इससे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है IMF की वजह से। जब आप उनके प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा जो लेंडिंग आपको की जा सकती है, आपके साथ पर कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, ट्रस्ट बेहतर होता है इन इदारों का और उन मुल्कों का जो आपको कुछ लोन देना चाहते हैं। सो इसका बेहतर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। अभी आपको अगला प्रोग्राम भी निगोशिएट करना है, और शायद ये हुकूमत अब इस काबिल नहीं है कि वो अगला प्रोग्राम निगोशिएट करे। वो अब या तो नई हुकूमत ही निगोशिएट करेगी, और उस प्रोग्राम के अंदर जाए बगैर भी आपका मेरा नहीं ख्याल इकॉनमी बेहतर होगी। आपको एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा क्योंकि आपके फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और आपको अभी लैंडिंग की जो लोन की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम की बुनियादों पर हो रहे हैं जिसका असर डायरेक्टली इकॉनमी पर आता है। सो अब इससे थोड़ी देर का फ़ायदा होगा, लेकिन अगले प्रोग्राम की ज़रूरत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, इरफान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के हवाले से आप इसे अपडेट करते चलें, जहां सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर से टूट गया है। पहले भी यह खबर मौसूल हुई थी और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया है। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने का मुतालबा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर से टूट गया है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने का मुतालबा, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया गया। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने का मुतालबा कर दिया। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी सईद। जी, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच एक बार फिर टूट गया है। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल रुस्तम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि उनका एक दरखास्त गुजार जवाद खाजा के साथ करीबी ताल्लुक है, और उनकी जानिब से कहा गया था कि क्या किसी वकील को, फरीकैन को उनके बेंच पर बैठने पर एतराज तो नहीं, जिस पर तमाम वकला की जानिब से उन पर किसी किस्म का एतराज आयद नहीं किया गया था। लेकिन आज जब वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे वफाकी हुकूमत की जानिब से ये हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह
इस बेंच में ना बैठें, इस केस की समाअत ना करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि मैंने गुज़श्ता समाअत पर आपसे इसी हवाले से पूछा था कि आपको कोई एतराज तो नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मुझे ज़ाती तौर पर मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है जो गुज़श्ता समाअत पर था, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे ये हिदायत दी गई हैं कि आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील यानी अटॉर्नी जनरल की जानिब से एतराज़ात उठाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और अब ये 7 रुकनी बेंच एक बार फिर तहलील हो गया है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद होंगे, मईशत को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी थी, जहां वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और उन्होंने कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच, बताइएगा, अब केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्या बताया जा रहा है, कब नया बेंच बनेगा, कब समाअत शुरू होगी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत करने वाला 7 रुकनी लार्जर बेंच एक बार फिर टूट गया है। आज केस की समाअत का आगाज हुआ तो वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल की जानिब से बेंच के एक रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया गया और कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में ना बैठें, इस केस की समाअत ना करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि गुज़श्ता समाअत पर मैंने इसी वजह से आपसे पूछा था कि क्या आपको कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि एक दरखास्त गुजार जवाद ख्वाजा मेरे करीबी अजीज हैं, जिस पर आपकी जानिब से ये कहा गया कि आपको इस पर कोई एतराज नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मेरी जाती तौर पर मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है जो गुज़श्ता समाअत पर था, लेकिन मुझे वफाकी हुकूमत की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि आप यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद बरहमी का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स किए गए कि और ये अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार भी किया गया कि आप ये बताएं कि क्या आप जानिबदारी की वजह से बेंच एक रुकन पर एतराज उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की वजह से। अगर जज किसी रिश्तेदार को कोई फायदा दे तो ये एतराज बनता है। आप एक अच्छे वकील हैं और हम आपका एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आप जो एतराजात उठा रहे हैं ये एतराजात के एक तसलसल का हिस्सा है। हमारे सामने इस वक्त एक आईनी मामला ज़ेर समाअत है। दरखास्त गुजार जवाद ख्वाजा एक गैर सियासी शख्सियत और दरवेश इंसान है। मैं जवाद ख्वाजा के साथ खुद भी काम कर चुका हूं। आप एक बार फिर बेंच को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मौकिल पार्लियामान में खड़े होकर सियासी बयानात देते हैं। आपने हम पर हम ख्याल जजेज होने का भी इल्जाम लगाया। आप अदालती फैसले पर अमल नहीं करते, इसके बावजूद अदालत ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम समझते हैं कि सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। इस अदालत की तस्दीक ना करें। सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात खुद वफाकी हुकूमत लगा रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से इन रिमार्क्स के बाद मामला जो बेंच के रुकन थे जस्टिस मंसूर अली शाह उन पर छोड़ा गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि वो खुद को बेंच से अलग करते हैं, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के जानिब से केस की समाअत करने से इनकार के बाद अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब एक नया बेंच तश्कील देंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इन दरखास्तों की समाअत करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया गया था, लेकिन जब इस केस की पहली समाअत हुई थी तो बेंच के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और जो अब सुप्रीम पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस भी हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी जानिब से भी बेंच की कंपोजिशन पर एतराज उठाया गया था और ये कहा गया था कि वो इस बेंच को बेंच तस्लीम नहीं करते।
इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हवाला देते हुए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के ऊपर लागू होता है। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाली तमाम दरखास्तों पर बेंच की तश्कील का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को करना चाहिए, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जबकि दीगर 2 मेंबरान में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना दे रखा है, जब तक कुछ केस का फैसला नहीं हो जाता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में बैठने के इससे इनकार के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से भी खुद को बेंच से अलग कर लिया गया था, जिसके बाद ये 9 रुकनी बेंच तहलील हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और ये दीगर वही तमाम जजेस थे जो उस बेंच का हिस्सा थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी एक बार फिर बेंच से खुद को अलग कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर से टूट गया। बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। इरफान साहब, हुकूमत ने टैक्स माफी की स्कीम भी वापस ले ली, हुकूमत को IMF के इस मुतालबे के सामने भी झुकना पड़ा, तो अब हम देख रहे हैं कि तमाम जो मुतालबात थे IMF के, अब शायद वो तमाम मुतालबात ऐसे हैं जिनको पूरा कर दिया गया है। जी इरफान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बहुत माजरत, मैंने म्यूट किया। मैंने कहा जी आप किसी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये हमने काफ़ी शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटेजिक कंडीशंस ऐसी हैं जिसका पर अभी गुफ्तगू हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि अगला जो प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा, निगोशिएट अभी होना है और ये 23वां प्रोग्राम होगा IMF के साथ हमारा, वो खासा डिफ़िकल्ट प्रोग्राम होगा, क्योंकि हमने पिछले चंद सालों में जिस तरह के फैसले मईशत को लेकर किए हैं उसका रिपल इफेक्ट अब आएगा और आ भी रहा है। हमने इंपोर्ट्स को बढ़ाया है, एक्सपोर्ट्स हमारी मुसलसल जो है वो डिक्रीज़ हुई हैं, हमारे फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब देखें, नए जो टैक्सेस लगे हैं जो IMF ने लगवाए हैं, वो तो सिर्फ इस बजट के डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए है, इसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो आगे का बजट है और अगले जो 3 साल जो आपके बजट्स होंगे वो इससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे। सो मेरा ख्याल ये है कि आपको कुछ फैसले अब करने चाहिए। आप ये एक हुकूमत जब जो भी इलेक्ट होकर आए वो फैसले कर ले कि आपने टैक्स के निज़ाम को कैसे चलाना है, आपने इंपोर्ट्स को कैसे कम करना है और एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, आपने जो अपने दीगर मामलात हैं जैसे बॉर्डर ट्रेड के मामलात को किस तरह से मज़ीद मजबूत करना है, और आपने इंटरनल जो आप देखें आपकी डोमेस्टिक लीकेजेस बहुत हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सिर्फ, इस साल आपने 800 अरब रुपए की पेंशन का बजट रखा है, ये पिछले साल से डबल है जी। आपकी पेंशन का जो बिल है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह ये है, और कल भी शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि कुछ लोग 2-2, 3-3 पेंशन्स भी लेते हैं। सो ये आपको इस तरह की जो फिस्कल एफिशिएंसी है वो आपको लानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप नतीजा ये होगा कि जितने भी आपके मईशत के मसाइल हैं वो आप अल्टीमेटली टैक्स के ज़रिए आम लोगों पर बोझ डालेंगे, और वो लोग अब इस काबिल नहीं हैं क्योंकि आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है और आपके टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। तो लगता ये है कि आने वाले वक्तों में जो वर्किंग क्लास है या जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट उठाएगी। तो आपको अब ये अपने कुछ फैसले, कुछ एफिशिएंसी, कुछ आपको अपने सिस्टम को बेहतर करने की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, नहीं तो मामलात आम लोगों के लिए बद से बदतर होते जाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दूं कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक उसमें स्टिमुलेशन है, वो बढ़ रही है। लोग जो यूरोप में जो रिसेशन था वो कम से कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कल भी यानी जो पिछले लास्ट वर्किंग डे था उसमें को 235 पॉइंट्स नीचे गया है। तो इसका ये मतलब है कि आपका सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा वो कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर को चाहिए है या जो ट्रेडर को चाहिए है। तो इससे साफ ये लगता है कि आपकी मईशत में इरिटेंट्स बहुत हैं, आपके फैसले जो हैं वो दुरुस्त
हैं, पॉलिसी मेजर्स आप डिले करते हैं, आप टफ डिसीजंस लेना नहीं चाहते, आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का शिकार रहते हैं। इसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं और आम लोग उसका ज़्यादा शिकार होते हैं। ठीक है, लेकिन इरफान साहब, IMF प्रोग्राम अगर बहाल हो जाता है, बड़ी अच्छी खबर होगी, फिर अगला लाएमल क्या होना चाहिए इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके? आप ये समझते हैं कि वो इदारे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लॉस दे रहे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए? फिर जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से बार्टर ट्रेड का सिलसिला शुरू किया गया है, उसको कितना मुस्बत देख रहे हैं? फिर मौजूदा हुकूमत और हम देख रहे हैं कि जो पाक फौज हैं वो मिलकर एक वन विंडो ऑपरेशन अब शुरू करने लगे बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं जो आपने कही हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करें, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन आपको वन टाइम रिलीफ तो देता है, लेकिन जो मईशत के मामलात हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, वो शॉर्ट टर्म मेजर से हल नहीं होने वाले। तो पहली बात तो ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन को लास्ट रिजॉर्ट बनाएं, आप इन सिस्टम्स को बेहतर करने की कोशिश करें। दूसरा जो बॉर्डर ट्रेड है या बार्टर ट्रेड है, अब आपने सुना होगा कल भी श्रीलंका ने एक बार्टर ट्रेड का मुआहदा किया है इनके साथ, ईरान के साथ। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस रीजन में कि लोग डॉलर से निकल कर बार्टर ट्रेड, तो हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल बहुत होता है, और अगर आप इसको एक कैश कमोडिटी बना लें तो आपकी ट्रेड बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये जो आप डेफिसिट उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर प्राइस जो आपकी इंपोर्ट के में है, वो आप बहुत कम कर लेंगे। सो मेरा ख्याल है कि, और फिर जैसे मैंने कहा, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, जैसे पेंशन के बिल हैं, जैसे जो आप सब्सिडीज देते हैं, या जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं हर साल, वो आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था हुकूमत को जो बुनियादी इस्लाहात हैं वो लाजमन करना होंगी, तभी हम कभी ना कभी तो IMF के प्रोग्राम से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपको बताते हैं कि ईद की आमद है और हर घर में हम देखते हैं कि जब कुर्बानी के बाद बहुत मसरूफियत होती है और जो औरतों की रूटीन है वो भी बड़ी हेक्टिक हो जाती है। इसीलिए हमारी एक एंकर पर्सन हैं, टीम का हिस्सा हैं, फलक चौहान, वो पहुंची हैं एक शेफ़ के घर, और वहाँ पर वो हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे मसाला जात हैं जो आप ईद से पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि ईद के दिन पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको किसी भी किस्म की झंझट का सामना ना करना पड़े। वो मसाले आप निकालें और आप अपना खाना बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। फलक चौहान ने रिपोर्ट रेडी की है, वो देखते हैं। ईद की वजह से हर घर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ख़वातीन जो है वो पहले से तैयारी करके रखती हैं ताकि वो अपनी चीज़ें जो है मसाले, खुश्क मसाले, सब्ज़ मसाले, हर मसाले को सेमी कुक करके रखें। रुखसाना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ भी कर रही हैं, ईद की बहुत ज़्यादा तैयारियाँ उनकी किचन में जोरों शोर से चल रही हैं। तो रुखसाना से पूछेंगे कि वो ईद से पहले कौन कौन सी ऐसी तैयारियाँ करती हैं जिसकी वजह से ईद के दिन गेस्ट के सामने ज़रा वो फ्री थोड़ा सा बैठे, गेस्ट को टाइम दें और किचन में ज़रा से ज़रा कम टाइम दें। तो अब हम रुखसाना के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस टाइम के इतने सारे मसालों के साथ वो क्या कर रही हैं। रुखसाना, क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, अब आपके सामने है, देखिए माशाल्लाह से हमारी टेबल भरी पड़ी है मसालों से। अच्छा, हमने कहा ईद आ रही है, ईद से पहले हम क्यों ना ईद की तैयारी कर लें। आपको पता है कि ईद के मौके पे लेडीज के पास कहाँ टाइम होता है। इसी वजह से आज हमने आपके किचन में रेड की है। हाँ जी, जरा देखें आप कौन कौन से मसालों के साथ क्या क्या बना रही हैं, ताकि हम भी जरा अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि वो ईद से पहले कौन कौन से ऐसे करके रखें जिसकी वजह से उनको ईद के दिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करें वो। और जब आपने पहले तैयारी की होती है ना, तो ईद वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। गेस्ट जब आ रहे होते हैं तो फिर आप जल्दी जल्दी से वही खाना जो होता है उसको कंप्लीट प्रॉपर कुक करते हैं और फिर गेस्ट के सामने पेश कर देते हैं। अच्छा रुखसाना, मुझे ये बताएं कि ईद के दिनों में सबसे ज़्यादा मसला होता है लहसुन अदरक। जी, आप देखें लहसुन अदरक का भी होता है, प्याज छीलने का भी मसला होता है। देखें हम मेकअप के साथ प्याज छील रही होती हैं, ये भी मेन पॉइंट, ये दो चीज़ें आ जाती हैं।
जो मैंने अब ये मैटर रिजोल्व कर देना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो है लेडीज मेकअप के साथ भी काम करेंगी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने लहसुन पहले से छीले, लहसुन अदरक, और इसको मैंने बारीक बारीक छील लेना है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, इसको मैं जब, अच्छा ये हमारे यहाँ मसला आता है कि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं कि इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। इसका एक खास टिप्स है। जब आप क्या गलतियाँ करती हैं लेडीज़ हमारी, ये करती हैं कि वो पानी ऐड कर देती हैं। इसमें पानी कभी भी नहीं ऐड होता, इसके अंदर ऑयल जाता है। बाकी फिर दूसरा मसला, सबसे मेन मसला आ जाता है जनाब प्याज कटिंग करना और मसाला बनाना। ये जो हम लोग बनाते हैं ना, हमारी बेचारी वर्किंग लेडीज़ क्या करते हैं घर में, और उन्होंने क्या करना होता है, प्याज कटिंग करने है, लहसुन अदरक का पेस्ट, इतना टाइम नहीं होता ईद के मौके पर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन करना है, फिर आपने टमाटर डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर आपने रेड चिली, जो आपने अपनी मर्जी की स्पाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली हो गई है, नमक, मिर्च और हल्दी, ये आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। अच्छा, आपने जब ये देखें, ये मैंने बनाई है ग्रेवी, ये इसको बनाकर ना ये इसकी फॉर्म आ जाती है। क्या बात है जी। ईद वाले दिन अगर 10 मिनट में खाना बन जाए तो मेरे ख्याल से सब ख़वातीन का एक जो बहुत बड़ा मसला होता है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मसाला हमने भून लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम बना चुके हैं। वाला मसाला पहले करेंगे। बिरयानी का मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर है, हल्दी 1.5 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून क्रश चिली है, रेड चिली है 3 टेबल स्पून, और ये आ जाती है ये जायफल जावित्री, ये जायफल जावित्री आ जाती है, जायफल जावित्री आ जाती है, स्टार आ जाता है, और ये करी पत्ता है, ये फ्रेश है। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। इमली आ जाती है, आलू बुखारा आ जाता है, ज़ीरा आ जाता है, साबुत धनिया आ जाता है, और इसके अलावा जो है ये हमारी सब्ज़ इलायची बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू आती है, इसका रूमा निकल के आता है बिरयानी में, इसी का फ्लेवर ज़्यादा निकलता है। दालचीनी आ जाती है। अच्छा, अब हम ये जो मोटे मोटे मसाले हैं इनको हम बारीक कर लेंगे। बिरयानी मसाला इस 3 महीने तो लाजमी चलेगा, नहीं तो 2 महीने तो लाजमी चलेगा, क्योंकि बिरयानी हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। अच्छा, हम अगला कौन सा मसाला आप बताएंगे? अगला आ जाता है निहारी मसाला। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून डलता है, सॉल्ट है, और ये रेड चिली आ जाती है, कश्मीरी लाल मिर्च जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये सूंड है, ये बारीक पीसी हुई ऑलरेडी सूंड है 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली आ जाती है 2 टेबल स्पून, काला जीरा आ जाता है 2 टेबल स्पून, फिर इसके बाद लौंग, दालचीनी आ जाती है, जायफल जावित्री आ जाती है। अच्छा, ये है मगा, ये निहारी की जान है, इसी से ही ज़्यादा फ्लेवर उठकर आता है। ठीक है, ये निहारी की जान है, और ये जब डलता है ना तो इतनी अच्छी इसका रूमा निकलता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, इसको भी हम एज इट इज़, जैसे मैंने बिरयानी मसाले को बारीक किया, मोटे मसालों को मैं बारीक कर लूँगी। ठीक है, और बाकी मसालों को इसी तरह मिक्स करके हम इसी तरह टाइट जार में रख देंगे। ठीक है। रुखसाना, सबसे बड़ा एक मसला ईद वाले दिन जो हमें सामना करना पड़ता है, कलेजी में से स्मेल आती है। अक्सर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और बड़े भी यही शिकायत करते हैं कि स्मेल आती है। उसकी स्मेल को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम क्या करें? ये लहसुन आ जाता है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल इसको ऐसे कर लेना है, लहसुन की फूटियाँ निकल आएंगे, और इसको आपने उसमें मिक्स कर देना है। अच्छा, साबुत लहसुन? हाँ जी, साबुत लहसुन को ना ऐसे ये इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा। इसको छीलना नहीं है, इसके छिलके नहीं छीलने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये रफ ही होगा, या आपने इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा मार कर ना, सोटा मार के, तो आपने इसको कर देना है। अच्छा, फिर इसके बाद ये आपने तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए आपने रख देना है इसको भी। ठीक है। रुखसाना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि आप पहले किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफ थी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम रुखसाना की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, किचन का ज़रा रेड करें कि वो कर क्या रही है, ईद से पहले उनकी प्रिपरेशंस क्या होती है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि उन्होंने कौन कौन सी तैयारी पहले करके रखनी है, ताकि ईद वाले दिन उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो और वो मेकअप करके तैयार होकर ज़रा किचन में आए और जो सेमी कुक चीज़ें हैं वही उसको फाइनल लुक दें। थैंक यू सो मच फलक, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होगी। बड़ी यूज़फुल टिप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप भी जो अपना ईद का दिन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग कर सकते हैं, खाने बहुत जल्दी बना सकते हैं इन तमाम तर मसाला जात को पहले से ही तैयार करके, क्योंकि ईद पर बहुत से काम होते हैं। किचन में भी हम देखते हैं कि बड़ी ही ज़्यादा जो गहमा गहमी है, बड़ा ही ज़्यादा रश है वो घरों में, वो बड़ा होता है। तो बड़ा ही अच्छा पैकेज, बड़ी अच्छी रिपोर्ट फलक ने रेडी की थी, जो शायद तमाम जो लेडीज़ हैं उनके बड़े काम आएगी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ में।
वेलकम बैक। और अब एक बार फिर से बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां कल शाम से प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और लाहौर में भी इस वक्त अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गलियां हैं, सड़कें हैं, इस वक्त वो तालाब का मंजर पेश करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन गर्मी से मुरझाए चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। जिस तरह से मौसम बदला है, 2 हफ्ते पहले जो मौसम हम विटनेस कर रहे थे, गुजरे हफ्तों में जो गर्मी पड़ी है, तो उसके बाद सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे और लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया था। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्री मानसून सीज़न है क्या वो जल्द शुरू हो गया है, क्योंकि हम अभी जो सूरत हाल है, जिस तरह से बारिश हो रही है और जितनी तेज़ बारिश हो चुकी है और अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो इस वक्त जो गलियां हैं, सड़कें हैं, इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां अब उन गलियों में, सड़कों पर फंस चुकी हैं। जो बाइक्स वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, जगह जगह पानी खड़ा है। सीवरेज के निज़ाम के हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए या ज़्यादा बारिश हो तो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि जिसको निकालने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। खैर, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो गई थी गर्मियों में, हमने देखा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और अब जो मुल्क के बालाई और वस्ती इलाके हैं वहाँ पर आंधी और गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिशों की पेशगोई का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इतवार से जुमे तक पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कुरम, बन्नू, लकी मरवत, कोहाट, मियाँ वाली, हमने देखा कि 26 जून से 29 जून के दौरान बारखान में भी, लोरा लाई, सिब्बी, नसीराबाद, कलात, खजदार, जोब और पीरता जुमेरात, मुल्तान, भक्कर, लिया, कोटद्दू, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो मरी है, गलियात है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी उसका इजहार किया जा रहा है। और मूसलाधार बारिश से 27 जून को डीजी खान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो मलिका पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। प्री मानसून सीज़न शुरू हो चुका है और पहले ये सीज़न हम देखते थे कि जुलाई अगस्त में होता था, और लेकिन अब इस बार जो क्लाइमेट चेंज है उसके भी असरात सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। तो अब देखना है क्या पूरे मुल्क में जो बारिशों का सिलसिला है ये शुरू होगा, ये सिस्टम कितना ताकतवर है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अब देखना ही है कि जो ईद है वो हमारी गर्मी में गुजरती है या फिर ये जो बारिशों का सिलसिला है ये ईद तक कंटिन्यू होगा, और ये बारिशें कितनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे कच्चे मकानात हैं फिर जिनकी इत्तलात मौसूल होती हैं, उन कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदिम हो जाती हैं, छतें गिर जाती हैं, बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुँचता है। जिस तरह से हमने देखा कि मई के महीने में भी यालाबारी हुई है और अभी जैसे ईद का सीज़न है, मंडियाँ भी लगी हुई हैं और इन तमाम मंडियों में जहाँ पर जानवर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं वहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जानवर बीमार हो जाते हैं, जानवर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं जब इस तरह का मौसम सख्त हो जाता है। तो इंतज़ामात वहाँ पर भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो पूरे इस वक्त शहरों में पानी खड़ा है, जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस वक्त सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिनकी गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गई हैं, बाइक्स पानी में खड़ी हो के बंद हो गई हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो सके। तो प्री मानसून सीज़न तो शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला कितना ताकतवर होगा, कब तक ये जारी रहेगा, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ एक और भी एक अहम मौजू है जिस पर आपकी हम तवज्जो दिलाना चाहेंगे। ईद उल अज़हा की आमद है। 2023 ईद उल अज़हा सफाई प्लान के हवाले से मुतल्लिक हमारे पास भी कुछ सवालात हैं जो हम अपने गेस्ट से भी जानेंगे। ईद उल अज़हा सफाई के हवाले से क्योंकि एक चैलेंज तस्वुर किया जाता है जिसमें हम सिर्फ यही नहीं कहते कि जो इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, बल्कि जो तमाम शहरी हैं उनकी भी इस हवाले से बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। ईद उल अज़हा 2023 पर लाहौर जैसे बड़े शहर के लिए क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है। फोकल पर्सन LWMC उमर चौधरी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्री मानसून सीज़न का भी आगाज़ हो चुका है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही पेशन गोई की जा रही है कि ईद पर भी बारिश हो सकती है। तो मैं कनेक्ट करना चाहूँगा दोनों चीज़ों को। आपको पता है कि ईद पर भी आलाइशें सड़कों पर पड़ी होती हैं, लोग भी ताउन नहीं करते, वसाइल की भी कमी हमारे पास। तो बारिशें जैसे हैं, अभी जैसे बारिशें शुरू हो गई हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी ऐसा है कि हमने इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है स्पेशल मशीनरी को डिप्यूट किया। हमने रेंटल मशीनरी को, रेंटल पिकअप्स हमने इंगेज किए हैं कोई 3500 के करीब तीनों दिनों में। ईद के तीनों अयाम में एक्स्ट्रा मशीनरी इन्वॉल्व की गई है। 10,000 से ज़ायद LWMC के अपने वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मौजूद रहेंगे और कोई करीबन 1200 के करीब हमने एडिशनल वर्कर्स को भी 3 डेज़ के लिए इंगेज किया है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और ये जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे आज भी आपने देखा शहर भर में बड़ी तेज़ बारिश है, लेकिन LWMC की टीमें इस वक्त फील्ड में मुतहरिक हैं, चॉकिंग पॉइंट्स पे काम हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि कहीं पे भी पानी की ब्लॉकेज ना हो, कूड़े की वजह से कोई गड़बड़ ना हो। कंटेनर क्लियरेंस का सिलसिला जो है वो जारी है, अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से LWMC की हम बात कर रहे हैं तो तमाम इदारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। महकमा मौसमियात के हवाले से भी आपको वहाँ से भी अपडेट मिलती रहती होंगी क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। उमर, पहले से तैयारियाँ हम नहीं देखते हैं कि शायद उस तरह से नहीं होती कि जब बारिश हो तब इस तरह के हमें मसाइल का सामना ना करना पड़े। जो जगह चौक हैं, ब्लॉक हैं, उनको पहले से ही क्लियर क्यों नहीं किया जाता? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी से रिलेटेड मैटर वैसे तो जेनुअनली वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। LWMC म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदार कंपनी है, तो LWMC अपने तई मुकम्मल कोशिश करती है कि अपने अलाइड डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट भी किया जाए और इस तरह के म्यूचुअल ग्रुप्स बने होते हैं, कमिश्नर साहब लीड कर रहे होते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, तमाम डिपार्टमेंट म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और अमला और मशीनरी तो वासा के पास भी मौजूद है और चीज़ें काम चल रहा होता है। लेकिन चूंकि आज आपने देखा बारिश का क्वांटम थोड़ा ज़्यादा था तो हमें कुछ देर के लिए ब्लॉकेट मिलती है सड़कों पे, उसके बाद उसको कवर अप कर लिया जाता है। और सफाई के हवाले से फ़ौरन जो टीमें रात को भी मुतहरिक थी, कंटेनर क्लियरेंस का सिलसिला जारी था, तो सुबह भी हमें कोई कूड़े के हवाले से इस तरह की शिकायत अभी तक मौसूल नहीं हुई, लेकिन पानी खड़ा है सड़कों पे जगह जगह, उसको निकाला जा रहा है। चॉकिंग पॉइंट पे LWMC के वर्कर भी काम कर रहे हैं। ईद के लिए हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया है। 274 UC कैंप्स लगाए गए हैं। 274 यूनियन काउंसिल में 274 यूनियन काउंसिल कैंप्स के ऊपर हम लोग वेस्ट बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मंडियों में भी वेस्ट बैग का सिलसिला तकसीम करने का जारी है ताकि अलाइशें जो हैं वो शहरियों के लिए प्रॉब्लम ना हो और वो उसको वेस्ट बैग में बांध के हमारे अमले के हवाले करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट तो फिर इस हवाले से वासा ही है कि जहाँ पर पानी जिन जगहों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं डिफेंस है, गुलबर्ग है, जितने भी तमाम अंडर पासेज हैं नहर पर, वहाँ पर भी ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी LWMC कोई हेल्प आउट कर रहा है? जी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने अपने तमाम हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे 25 से 35 वर्कर मौजूद होते हैं, तो जब इस तरह का सिलसिला बनता है तो CO साहब की जानिब से ये वादे हिदायत दे दी जाती हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ पे हमें स्पेशली जहाँ कागज़ कोई फंस रहे हैं, शॉपिंग बैग कहीं पे पड़े हुए हैं और वो हमें लग रहा है कि वो ड्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे वर्कर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है उमर, आपसे भी मजीद बात करते हैं। CEO LWMC बाबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा बारिश के हवाले से, आपके फोकल पर्सन उमर भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन अभी स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? तमाम इदारे आपस में इस हवाले से रब्ता भी कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, वासा के साथ भी आपको बैठकर मीटिंग कर रहे हैं जो बारिश आज लाहौर में हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। बिल्कुल ऐसा है कि जब बारिश होती है तो इसके अंदर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वासा की होती है, तो MD वासा उनकी टीम के साथ हम भी इन टच होते हैं। जहाँ पे LWMC की सपोर्ट की जरूरत होती है, छोटी ग्रेटिंग्स की क्लियरेंस वगैरह में वहाँ पे हम भी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे हमारे वर्कर्स पानी की क्लियरेंस कर सकते हैं ऑन देयर ओन, वहाँ पे वो खुद करते हैं। तो आज इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व होती है कमिश्नर साहब की सरबराही में, और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व होती हैं। तो मिलकर इंशाल्लाह ये काम हो रहा है। सभी सारी टीम्स जो है वो फील्ड पे मौजूद हैं और जो पानी की निकासी का काम है वो किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो बाब साहब ये बताइएगा, ईद उल अज़हा 2023 पर लाहौर जैसे एक बड़े शहर के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? जी, ईद की हर साल जो है वो एक ग्रैंड प्लान बनता है ईद ऑपरेशंस के लिए। इसी तरह इस साल भी बनाया गया है, जिसमें हमारी बैग्स होते हैं, बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर एक लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी जो है वो रेंटल के ऊपर ली जाती है ताकि इस जो 50 से 60 हज़ार टन वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद डिस्पोज ऑफ किया जा सके। उसके लिए हमारी 5 स्पेशल लैंडफिल साइट्स बनी हैं। फिर हमने 106 कलेक्शन पॉइंट्स लाहौर में बनाए हैं टू
81 हमने अवेयरनेस कैंप्स हर यूसी के अंदर एक लगाया है लाहौर में, जिसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी और बैग पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये तमाम इंतजाम जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा कुर्बान गाहें हैं 194 लाहौर में, उनके ऊपर हमारा स्पेशल ऑपरेशन होता है। और जो मंडियां हैं लाहौर में 10 से ज्यादा अब लग चुकी हैं, उनके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक वेस्ट क्लियरेंस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर की जाती है। तो वहाँ भी हमारा स्टाफ भी, मशीनरी भी डिप्लॉय हो चुकी है। आज अब बारिश की वजह से जो है वो एक मंडियों में इस वक्त ऑफ कोर्स पानी भी है, तो जैसे क्लियर होगा उसके बाद जो क्लीनिंग ऑपरेशन है वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसकी जितनी तैयारियां हैं वो पूरी हैं। इस हमने एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया है और सारी मॉनिटरिंग जो है वो हम अपने नया हमारा कंट्रोल रूम, ऑपरेशन रूम बना है, जिसके थ्रू इन तमाम एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग होगी। ठीक है। और ईद के इस मेगा ऑपरेशन के लिए कितने वर्कर्स तैनात हैं, कितनी शिफ्टों में वो काम करेंगे? हमारे जी 10,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं और जहाँ पे HR की रिक्वायरमेंट हो 1,000 के करीब एडिशनल 3 दिन के लिए HR जो है वो एंगेज की जाती है। और इसके अलावा 5,000 जो है वो हमारे ड्राइवर्स, हेल्पर्स और एलाइड स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो 15,000 से ज्यादा लोगों का ये ऑपरेशन है जो 24/7 चलता है। बट प्राइमरीली जो फर्स्ट शिफ्ट है, हैवी फर्स्ट शिफ्ट होती है, 80% जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं हमारा तमाम स्टाफ और तमाम लोगों की इसके अंदर, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है तो इसके ऊपर किसी भी तरह के किसी भी स्टाफ की, चाहे वो हेडक्वार्टर का हो, कॉर्पोरेट हो, सेंट्री हो, सुपरवाइजरी लेवल हो, तो किसी की भी छुट्टी जो है वो तमाम छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। तमाम लोग 24/7 जो है 3 दिनों में काम करते हैं। ठीक है। बाबर साहब, कोई हेल्पलाइन कायम की गई है ईद उल अजहा के हवाले से जहां पर कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कराई जा सकती हो? जी, अगर मैं बल्कि आपके तवज्जुह से तमाम लाहौर के लोगों को भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर किसी भी बंदे को कुर्बानी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके वेस्ट को डिस्पोज करने में, तो प्लीज आप 1139 पे कॉल करें, हमारी टीम आपके घर पहुंचेगी और इंशाल्लाह बहुत उसका क्विक जो है एफिशिएंट तरीके से इसका डिस्पोजल होगा। तो 2 आवर्स हमारा मैक्सिमम टाइम है जिसमें हम आपकी कंप्लेंट को जो है वो क्लियर कर देंगे। और इसमें हमारा एक नॉर्मल भी हमारी हेल्पलाइन चल रही होती है। ईद में हमने इसको काफी अपनी कैपेसिटी को इनहेंस कर लिया है, तो हम कई 100 कंप्लेंट्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में आप 1139 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। बाबर साहब, जिस तरह से 2 रोज़ बाद ईद है, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई भी सामने आ रही है कि जो बारिशों का सिलसिला इस पूरे हफ्ते में जारी रहेगा, आप क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात बढ़ी हैं LWMC की इस बारिश के बाद? और फिर प्लस जब हम देख रहे हैं कि ईद उल अजहा भी उसकी भी आमद है। जी, इसमें बिल्कुल जो बारिश है और स्पेशली जितनी बारिश अब कल हुई है, आज हो रही थी, तो ये एक चैलेंज बन जाता है। स्पेशली हमारे जो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं ईद रिलेटेड 106, जहाँ पे हर जोन से, हर तकरीबन 3 यूसी से जो वेस्ट है वो इकट्ठा होके उस टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट में हंड्रेड्स ऑफ टन के लिहाज से आता है। तो बारिश की सूरत में वो पॉइंट्स जो हैं उनको वो भी चौक हो जाते हैं, लेकिन हमने फिर कंटीजेंसी प्लान भी इसका रखा हुआ है। उसके करीब जो है वो ऐसे पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे इन केस ऑफ रेन जो है हम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकेंगे। ठीक है। और चैलेंजिंग हो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह विल। ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे अवाम को ईद उल अजहा के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताबुन नहीं करते, हमें दिखाई देते हैं, आलाइशें हैं वो गलियों में फेंक देते हैं, तो लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी, मैं एक तो कहना चाहूंगा कि ये ईद की मेरी तरफ से जी सबको ईद की खुशियां जो हैं वो एडवांस मुबारक भी हों। और मेरा मैसेज यही होगा कि ये सफाई निस्फ़ ईमान है और ये जो लोग भी कुर्बानी की सादत हासिल कर रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि वो इसकी जो वेस्ट है उसको, अलाइशें जो हैं उनको अपने घरों के बाहर मत फेंके, ओपन प्लॉट से मत फेंके, हमसायों के घरों के बाहर मत फेंके, बल्कि हमारी टीम का इंतजार करें। हमारी टीम आपके घर से आके इसको कलेक्ट करेगी और या जो आपको शॉपिंग जो हमने बायोडिग्रेडेबल बैग दिया है उस बैग में इस ऑफल को डाल के या तो करीबी कूड़ेदान में डाल दें, वरना फिर हमारी टीम का वेट करें या हमें 1139 पे कॉल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। CEO LWMC बाबर साहबदीन हमारे साथ सेशन थे और LWMC के फोकल पर्सन उमर चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जो इंतजामात हैं
वो तो किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से लाहौर जो शहर है उसकी जो निकासी का इंतज़ाम है वो भी बेहतर किया जाए, और ईद उल अज़हा के हवाले से भी एक बड़ा मुस्बत प्लान तरतीब दिया गया है। और आवाम को भी चाहिए कि वो इन तमाम इदारों के साथ मिलकर कोऑपरेट करें, ताकि जो फिर हम ईद के बाद देखते हैं जो आलाइशें सड़कों पर होती हैं या गटरों में बहा दी जाती हैं जिसकी वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर वो हमें फेस ना करना पड़े। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबर शामिल करेंगे, जहां भारत आज अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात और नरेंद्र मोदी की अमेरिका में मसरूफियात में इतरा रहा है। और वो इतराने की बात नहीं बल्कि फ़िक्रमंदी की बात है। अमेरिका भारत को उसके हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नरेंद्र मोदी के दौरे भारत के साथ 60 साल कबल फील्ड मार्शल अयूब खान का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया था, जो कि भारतीय वज़ीर आज़म के इस्तकबाल से कहीं बड़ा था, लेकिन उस इस्तकबाल की पाकिस्तान ने भारी कीमत भी अदा की है। खैर, आज भारत कुछ सीखने के मूड में नहीं है। अमेरिका और भारत की जानिब से मुश्तरका एलामिये में अमेरिका ने हरगिज़ इस बात की फ़िक्र नहीं की कि पाकिस्तान ने अमरीकी जंग की किस कदर भारी कीमत अदा की थी, और अमेरिका जिस तरह से पुरसकून तरीके से अफ़गानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल करने में कामयाब हुआ था, उसमें पाकिस्तान का किरदार यकसर फरामोश किया गया है। और महज इसलिए जो इंडिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है चीन के ख़िलाफ़। तो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हकीकत की निशानदही की है कि आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को बार बार तस्लीम किया है, और ये नतीजा अख्ज़ किया है कि दहशतगर्दी को मुश्तरका ताउन पर मबनी इक़दामात से ही शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन नहीं मालूम कि मुश्तरका बयान में किए गए दावे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बैनुल-अक़वामी अज़ाइम को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बात की, और उनका ये कहना था कि मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे तो उनकी सरपरस्ती में वहाँ मुसलमानों को ज़िंदा जलाया गया था, ख़वातीन की असमत दरी की गई थी, जिस पर उस वक्त अमेरिका ने उन पर वीज़े की पाबंदियाँ भी आयद की थीं। लेकिन अब उसी नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया जा रहा है, और जो तमाम पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो इस तरह की बनाई जा रही हैं कि इंडिया को शायद अभी तो वो तमाम मामला दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया इस वक्त सीखने के मूड में नहीं है, और जो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है उसमें दरार डालने की कोशिश भी अमेरिका की जानिब से ही की जा रही है। और इसी तमाम मामले पर अब जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान को इस पर फोकस करने की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब PTI चेयरमैन के दौर में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था तो फिर उसका खुमियाजा हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान भुगत रहा है। ना हम IMF का प्लान हासिल कर पा रहे हैं, ना हम अपनी मईशत को ठीक करने पा रहे हैं, ना हम अपने सियासी मामलात बेहतर अंदाज में चला पा रहे हैं। तो शायद अब पाकिस्तानी जो खारजा पॉलिसी है उनको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है वो तो बहुत ज़रूरी है, वो कायम दायम है। इसी तरह से जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होने चाहिए, और जो तमाम ममालिक जो कि सेंट्रल एशिया में तमाम ममालिक हैं जिनके साथ अब हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं, एक बार्टर ट्रेड का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब एक और बहुत अहम मामला है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, जहाँ रूस में जो निजी फ़ौजी कंपनी है वेगस ग्रुप, उन्होंने मुसल्ला बगावत भी की है और रूसी शहर रोस्तव के फ़ौजी हेडक्वार्टर पर कब्ज़े का दावा भी किया था। तो अब बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद ये बगावत ख़त्म हो चुकी है, और बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद वेगस ग्रुप रूस में पेशकदमी रोकने पर भी आमादा हो चुका है। और सरबरा वेगस ग्रुप युगनी प्रिकोजन ने कशीदा सूरत हाल को कम करने पर इत्तफाक भी किया है, और अब यही कहा जा रहा है कि वो बेलारूस मुंतकिल हो जाएंगे। तो दो आज अहम टॉपिक थे इंटरनेशनल मंजरनामे से, जहां नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से मोदी और भारत पर जो नवाजिशात की जा रही हैं, तो क्या देखना है कि आप भारत खित्ते में अमरीकी किरदार अदा करने के लिए राज़ी हो चुका है, और अमेरिका को मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में जो पसपाई का सामना है, तो ऐसे में क्या भारत का जो किरदार है वो चीन को मजबूत करता है, या अमेरिका की जो नई एक स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से देखते हैं, जब ये बात हो चुकी है कि मुश्तरका ताउन से दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा सकती है, और जिस तरह से एलामिया जारी किया गया है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया, और जिस भी मुल्क को खुश करना होता है उसके लिए अमेरिका के पास बहुत सारे सिफाती टूल्स हैं। ये तो अब
उन मुल्कों को समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह का प्रोटोकॉल मोदी को दिया जा रहा है, अमरीकी सदर का जानिब से जो एलामिया है उसमें हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक पर भी बात होनी चाहिए थी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात होनी चाहिए। लेकिन शायद जो चीन है वो इस वक्त अमेरिका के जहन पर सवार है और उतरने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से अब इंडिया अमेरिका का एक बड़ा ही ज़बरदस्त एलाय बनता जा रहा है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ वायरल वीडियो शेयर करते हैं। तो ये वायरल वीडियो पहले देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो हालिया बरसों के दौरान होने वाली जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनकी वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो दीगर जानदार हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तो ज़मीन का दर्जा हरारत जैसे जैसे बढ़ता है तो जिस्म को मामूल पर रखने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हाइड्रेशन का मतलब वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर पानी की ज़रूरत पूरी ना हो तो आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसी तरह का एक मंज़र है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, जो अभी आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मुख्तसर वीडियो क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि शदीद गर्मी है, प्यास से निढाल ये ऊँट तकरीबन अपनी मरने वाली जो स्टेज है उस तक पहुंच चुका है कि एक मेहरबान ड्राइवर ने उसे ऐसे हाल में देखा तो फिर उसे पानी पिलाकर बचा लिया। और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा है कि हम सब गैर मुतवक्के तौर पर शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में जो पानी के चंद कतरे हैं वो जानवरों की जान बचा सकते हैं। इसलिए इन साथी मुसाफिरों के साथ हमदर्दी का हमें मुजाहरा करना चाहिए। इंडियन ऑफिसर की जानिब से शेयर किए गए इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर सार्फिन बहुत सराह रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। ऊँट को पानी पिलाकर इसकी जान बचाने वाले शख्स की हौसला अफजाई करते भी नज़र आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसे तमाम जो इक़दामात हैं वो हमें भी करने चाहिए। और ऊँट को हम देखते हैं कि वो सहरा का जहाज़ कहा जाता है और वो पानी स्टोर कर लेता है जो कि काफ़ी दिनों तक उसके काम आता रहता है। लेकिन जब बारिश ना हो रही हो, मौसम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो इस तरह के जानवर हैं उन्हें भी पानी की शदीद ज़रूरत है। तो हमें जो इस तरह के जानवर हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो गर्म मौसम है उसमें बारहा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं कि जो आपके घरों में छत मौजूद है वहाँ पर आपको पानी का खातिर खा बंदोबस्त करना चाहिए इन तमाम जानवरों के लिए, चरिंद परिंद के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो पानी का एक सोर्स है वो बड़ी मुश्किल से फिर इन्हें मिलता है। तो यकीनी तौर पर ये पानी उन्हें वहाँ पर आपके घर की भी दस्तयाब होना चाहिए। नाज़रीन, इजाज़त देते हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।